अरविंद जी के बेटे और बहुएं गांव में नहीं बल्कि शहर में रहते थे, क्योंकि वह शहर में नौकरी करते थे, जिस कारण उनका आना कम होता था। जब वह वहां आते थे तो उनकी पत्नी सरिता जी बहुत खुश होती थी। वह अपने बेटे और बहू के पास ही रहना चाहती थी, लेकिन वह नहीं रह पाती थी, क्योंकि बेटे और बहू उन्हें कभी भी अपने साथ ले जाना नहीं चाहते। बेटे और बहुएं अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अपने माँ बाप को शहर ले जाना ही नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, मेरी आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब बेटे बहुओं ने शहर से गांव आने की सूचना अपने माँ पिताजी को दी थी कि वह गांव आ रहे हैं कुछ दिन के लिए, तब कैसे माँ पिताजी उनके आने का इंतजार खुश होकर कर रही थी। सरिता जी ने अपने बेटे बहू के लिए उनके मनपसंद पकवान बनाए थे और बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े पैक भी कर लिए थे। जब अरविंद जी ने पूछा तो बोली, बेटे बहू के साथ इस बार जरूर जाऊंगी। यह क्या सरिता, कम से कम उनसे मालूम तो कर लेती। अजी, आप भी यह कैसी बातें करते रहते हो। जब एक बार उन्होंने बोल दिया था कि अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे आपको, तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी है भला। बेटे का घर भी तो मेरा ही घर है। इस बार तो मैं उनके साथ जरूर जाऊंगी और मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। जी, वह मुझे अपने साथ जरूर ले जाएंगे। अब बुढ़ापे में हम यहाँ अकेले थोड़ी रहेंगे, मेरा मन नहीं लगता जी। तभी डोरबेल बजी। सरिता जी खुशी से चहकते हुए उत्सुकता से दरवाजे पर गई। देखा तो बेटे बहू आए थे, लेकिन बेटे बहुओं ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही अपने सास ससुर माँ पिताजी के पैर छुए और ऐसे ही अंदर चले गए। अंदर जाकर फ्रेश हो गए और सब खाना खाने बैठे। तब छोटा बेटा युवराज बोलता है कि माँ, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या खाना बनाती हैं आप। माँ, यह बात तो है कि जो खाना आप बना सकती हैं वह मेरी पत्नी उमा कभी नहीं बना सकती। उसके हाथों में तो ऐसा स्वाद ही नहीं। यह बात सुनकर उमा थोड़ा मुंह बनाती है और चिढ़ती है अपनी सास से। यह देखकर सब हंस पड़ते हैं और बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। अब जब सब खाना खाकर कमरों में चले जाते हैं, शाम में सरिता जी बेटे बहू के लिए चाय, नाश्ता और कचौड़ियाँ बनाती हैं। तब छोटा बेटा युवराज बोलता है कि कल की टिकट बनवा लेता हूँ, हम चारों को वापस भी तो जाना है, अब काम भी तो संभालना है, ऑफिस भी देखना है। तब बड़ा बेटा अभिषेक अपनी सहमति प्रकट करता है। तब सरिता जी कहती हैं कि बेटा, तुम तो इस बार अपने बाबूजी और मुझे लेकर जाने वाले थे, तो हमारा भी टिकट करा दो। और बेटा, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार तो तुम हमें ही ले चलो। 2 साल हो गए थे तुम्हें देखे हुए और उस दिन से आज देखा है तुम्हें बेटा मैंने। घर इतना खाली खाली रहता है, तुम्हारे बिना घर काटने को दौड़ता है मुझे, हमारा मन ही नहीं लगता, इसलिए तुम हमें अपने साथ ले चलो। तब अभिषेक की पत्नी पूनम बोलती है, क्या मम्मी जी, अभी अभी तो हमने नया घर खरीदा है और उसमें अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। आपको तो पता ही है, नए घर का हॉल, घर का सारा काम ऐसे ही अधूरा पड़ा है अभी। ऐसे में हम आप लोगों को कहाँ पर रखेंगे भला। हमारी अपनी भी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं और आप तो लोग बूढ़े हो, आपका खाना पीना भी अलग ही होता है।
हम तो खाने पीने पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कभी होटल से मंगा लेते हैं तो कभी घर पर ही कुछ बनाकर खा लेते हैं। जो टाइम पर मिलता है वही खा लेते हैं, यहाँ वहाँ से मंगा लेते हैं। अब आपको तो घर का खाना ही चाहिए होगा। बुढ़ापे में एक तो घर में पहले से ही बहुत काम करना बाकी है, ऊपर से अगर आप लोग जाएंगे तो हमें और ज़्यादा परेशानी होगी। तब सरिता जी बोली कि कोई बात नहीं बहू, जब तक तुम्हारे घर में काम होगा तब तक हम युवराज के साथ रह लेंगे। तब युवराज की पत्नी उमा बोली, अरे नहीं माँ जी, 7 से 9 का ऑफिस हमारा, हम दोनों ही जॉब करते हैं ना ही हमारे घर पर मेड है, और हमारे तो घर के खर्च भी इतने हैं, सैलरी भी इतनी नहीं होती हम दोनों की। दोनों काम करते हैं फिर भी राशन पानी की कमी हो ही जाती है। ऐसे में हम आपका खर्चा भला कैसे उठा पाएंगे? आप ही सोचिए, अपने बेटे बहुओं की मजबूरी तो समझिए कम से कम। इसलिए आप लोगों को वहाँ ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग अपना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, और आप शहर का माहौल नहीं जानती हैं। वहाँ पर ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती जितनी आप आसान समझती हैं। अब बेटे बहू के साथ रहना ही थोड़ा होता है, उठना बैठना भी होता है, खाना पीना भी होता है, आना जाना होता है। हम आपको भला कैसे संभालेंगे? आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहीं रहकर अपना जीवन यापन करें और खुशी खुशी रहें। यह सुनते ही सरिता जी रोने ही लगी और रोते हुए बोली कि बेटा, मेरा तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता, मुझे घर काटने को दौड़ता है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। हम बूढ़े लोग तो बस अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं और जीवन के अंतिम पल अपने बेटे बहुओं के साथ बिताना चाहते हैं। और अभी तो हमारे शरीर में इतनी ताकत है बहू, मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर दिया करूँगी। तुम्हें मेड लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर बेटे बहू ने चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा। उमा कमरे में जाकर युवराज से बोली, बुढ़ा बुढ़िया तो हमारे पीछे ही पड़ गए, और वो बुढ़िया कितना बोल रही है, और अगर मैं इन्हें आने के लिए बोल दूँ तो तुम्हें पता ही है शहर में हमारी कितनी अच्छी बिंदास लाइफ है। फिर किसी भी टाइम आना जाना, घर पर पार्टी करना और किसी भी टाइम सोकर उठना। भला ऐसे में यह जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारियां ही बढ़ जाएंगी। फालतू में टोका टाकी अलग से करेंगे। तुम्हें पता ही है इन बूढ़े लोगों की आदत का अच्छी खासी लाइफ में खलल पड़ जाएगी। तुम्हें पता है ना। तब युवराज बोला, अरे हाँ उमा, मैं कौन सा इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों बिना बात के एक बात को माँ बार बार दोहराए जा रही है। इधर उमा से पूनम बोली, देखो युवराज, तुम अपना मुंह जरा भी मत खोलना। तुमने देखा ना बुढ़िया किस तरह से हमें चिढ़ा रही है। मैं बुढ़े बुढ़िया के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक तो इनको साथ में रखो, ऊपर से इनकी बातें सुनते रहो। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। बूढ़े लोग, मेरी सहेलियां घर पर आती जाती रहती हैं और पार्टियां चलती रहती हैं हमारे आए दिन घर पर। ऐसे में यह लोग जाएंगे तो टोका टाकी करेंगे ही। मुझे अपनी फर्स्ट क्लास लाइफ में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है। अरे हाँ उमा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं कौन सा पिताजी को और माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब भला हमारी अपनी सैलरी से तो हमारा भला होता नहीं है।
हमारे अपने ही खर्चे इतने महंगे हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो हम कहाँ तक संभाल पाएंगे इन्हें। दरअसल दोनों ही बेटे बहुए अपनी ऐश भरी जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहते थे। उन्हें लगता था कि माँ पिताजी उनके साथ जाएंगे तो उनकी परेशानियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि वह शहर में बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बाहर आना जाना, पार्टी करना, देर रात घर आना, मूवी देखना, सारे शौक पूरे कर रहे थे। अगले दिन जब दोनों बेटे बहू के जाने का समय हुआ, तब वह अपना सामान पैक करने लगे और गाड़ी में रखने लगे। तब सरिता जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तब वह एक बार फिर से बोली कि बेटा, मैंने तो अपने कपड़ों का बैग भी तैयार कर रखा था। इतनी उम्मीदें लगा रखी थी तुमसे कि इस बार तो मुझे लेकर ही चले जाओगे तुम, लेकिन तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे। यह बूढ़ी आंखें तुम्हें देखने को तरस जाती हैं। बेटा, घर काटने को दौड़ता है, मन ही नहीं लगता मेरा। तो दोनों बेटे बोले, क्या हो गया माँ, आपको क्यों जाते वक्त में टोका टाकी कर रही हो? जाते वक्त टोका टाकी करना अच्छी बात नहीं है। और क्यों रोना धोना लगा रखा है? जैसे आप पहले रहती थी वैसे आप अब भी रह लीजिए। और शहरी जीवन आपके लिए ठीक नहीं है, आसान नहीं है, कहकर वह लोग गाड़ी में बैठ गए। सरिता जी ने जैसे ही पूनम का हाथ पकड़ा तो उसने झटके से सरिता जी को धक्का दे दिया और वह गिर गई। बेटे ने भी अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगे। अरविंद जी सरिता जी को समझाते रहे कि चुप हो जाओ सरिता, ऐसा मत करो। बेटे बड़े हो गए हैं, वो बदल चुके हैं, तुम क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो? इधर कार में जाते हुए बेटे बहुए बोले कि अच्छा हुआ जान छूटी बुढ़िया से, वरना पीछे ही पड़ गई थी। हाँ सच में पिता जी भी इतना परेशान नहीं करते जितना बुढ़िया करती है। इस बार तो यहाँ आकर ही गलती कर दी हमने। हंसते हुए छोटी बहू उमा बोली। बेटे बहू की इस बात को अरविंद जी अच्छे से समझ चुके थे, परंतु सरिता जी उनकी कोई बात नहीं सुनती थी और बेटे बहुओं के झूठे प्यार में पड़ी रहती, उनके मोह में पड़ी रहती। अब तो ऐसा हो गया था, वह दिन रात बस रोती रहती, न खाना पीना, न ज़्यादा बात करती, अपनी सुध बुध में ही न रहती। अरविंद जी सरिता जी को लगातार समझाते और अपनी पत्नी को रोता हुआ देख उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता। सरिता जी के चेहरे पर अब काफ़ी झुर्रियाँ चमकने लगी थी और शरीर भी मानो बूढ़ा सा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार होती जा रही हैं। सरिता जी बेटे बहू के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती। अब तो वह बीमार रहने लगी। एक दिन अचानक से उन्होंने खुद से ही अपने बड़े बेटे अभिषेक के पास फ़ोन किया। तब अभिषेक ने हमेशा की तरह व्यस्त रहने का दिखावा किया और फ़ोन काट दिया। इधर युवराज के पास जब फ़ोन किया तो उसने भी वही ढोंग रचाया और सरिता जी से पीछा छुड़ा लिया। उनकी बात सुनी भी नहीं और फ़ोन रख दिया। अब सरिता जी बाहर बालकनी में आकर बैठ गईं और सड़क पर आते जाते हुए लोगों को देखने लगी। तभी उनकी नज़र एक 70 वर्षीय बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो कि गुलदस्ते ले लो, गुलदस्ते ले लो कहकर चिल्ला रही थी और गुलदस्ते बेच रही थी। वह महिला बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज लग रही थी। उसे देखकर सरिता जी को बड़ी हैरानी हुई। तब उन्होंने उसको रोका और जाकर गुलदस्ते दिखाने को कहा और वह उससे बोली कि आप तो काफ़ी उम्र दराज लग रही हैं, क्या आपके बेटे बहू नहीं हैं जो आप इस तरह से घर घर जाकर गुलदस्ते बेच रही हैं? यह बात सुनकर वह महिला थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि
मेरे 4 बेटे बहुएं हैं, लेकिन अब सब बड़े हो गए हैं, अच्छी नौकरी लग गई है, शादीशुदा हो गए हैं और शहरों में अपनी बीवी बच्चों के साथ जाकर बस गए। पति तो मुझे पहले ही भरी जवानी में इस दुनिया से छोड़ चले गए थे। बच्चों का पालन पोषण बड़ी ही मुश्किल से मैंने किया और एक अकेली औरत किस तरह से अपने बच्चों को पालती है यह वह औरत ही जानती है, और इस काबिल बना दिया मैंने अपने बच्चों को कि आज कामयाब हैं। बस पीछे छूट गई तो एक माँ, उनकी इच्छा। अब नालायक बेटे बहुएं मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, वह मुझे बोझ समझते हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। जैसे मैंने उनको पैदा किया, पाला पोसा, कामयाब बना दिया, वैसे ही मैं खुद का पेट पाल सकती हूँ, इसलिए मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। मैं खुद के लिए काम कर सकती हूँ और घर घर जाकर गुलदस्ते बेचती हूँ। इस बहाने से लोगों से हंस बोलकर बात भी कर लेती हूँ। मन हल्का हो जाता है और मुझे सुकून भी मिलता है। इससे खुद का खाती हूँ, खुद का काम करती हूँ। उस बुजुर्ग महिला की बात सुन सरिता जी को मानो एक झटका सा लगा हो। बुजुर्ग महिला की बात सीधा सरिता जी के दिल पर असर करती है। वह उसके बारे में सोचती ही रहती है और गुलदस्ते खरीद कर वापस कमरे में आ जाती है और सोचती है कि जब से बेटे बहुएं शहर गए हैं तब से उन्होंने मेरे पास एक बार भी फ़ोन नहीं किया, और मैं हूँ कि उनके बिना रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रखा है। और एक वह हैं जो मुझे कुछ समझते ही नहीं, मैं ही उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। मुझसे अच्छी तो वह बुजुर्ग औरत महिला है जो गुलदस्ते बेच रही थी और कितने स्वाभिमान के साथ जी रही थी। खुश थी यह सोचकर सरिता जी ने मन ही मन एक कठोर फैसला लिया। अब जब उनके पति अरविंद जी घर पर आए तो देखा महकी महकी खुशबू आ रही है और सरिता जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने पति अरविंद जी को खाना खिलाया और बोली, सुनिए जी, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, वह सुबह वाली बात। तब वह उस बुजुर्ग महिला की सारी बातें अरविंद जी को बताती है और कहती है, मुझे कुछ कटपीस चाहिए, आप मुझे वह कटपीस लाकर दे दीजिए। मैं खुद का काम शुरू करना चाहती हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ और अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हूँ। मुझे बेटे बहू पर आश्रित नहीं रहना है। यह सुनकर अरविंद जी को बहुत अच्छा लगता है। तब वह कहते हैं कि सरिता, मैं तो तुम्हें बस यही बात समझाते समझाते थक गया था कि बेटे अब पहले जैसे नहीं रहे। वह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम समझी तो चलो अच्छा ही है। कहकर सरिता जी के लिए अरविंद जी बाजार से कटपीस के टुकड़े लेने के लिए चले गए। सरिता जी कढ़ाई सिलाई के मामले में पहले से ही अच्छी थी। वो एक बूढ़ी महिला थी और उन्होंने अपने इस हुनर को अपना हथियार बना लिया। समय के साथ उनका कारोबार जोरों शोरों से चलने लगा और वह काफ़ी फेमस हो गई। काम में व्यस्त होकर उन्हें ना तो बेटे बहुओं की याद आती और ना ही उनके दिल को दुख होता, जबकि वह पहले से और ज़्यादा स्वस्थ हो चुकी थी और अच्छी खासी दिखने लगी थी। अरविंद जी भी पत्नी को देखकर काफ़ी खुश रहते और इधर बेटे बहू का ऐसा हाल था। अभिषेक बोला, यार युवराज, मैं तो यह सास से नौकरी करते करते थक चुका हूँ। सारा दिन किट पिट करते रहो और काम करते रहो और वही सैलरी, वही खाना पीना, जिंदगी मानो एक बोझ सी लगने लगी। और ना ही सैलरी ज़्यादा मिलती है, वही कोई 20 से
30,000, इसलिए सोच रहा हूँ मिलकर दोनों कोई बिजनेस करते हैं, अपना कोई धंधा शुरू करते हैं जिससे ज़्यादा पैसा आए। तब युवराज बोला, वह तो ठीक है भाई, मैं भी सोच रहा था, लेकिन इस सब के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। बिजनेस ऐसे में शुरू नहीं होता और पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। तब अभिषेक बोला, हाँ वह तो है, पर वह जो गांव का घर है वह कब काम आएगा भाई। यहाँ पर तो हमारा अपना घर है ही, गांव की ज़मीन वह बेच देते हैं और उससे जो भी पैसा आएगा उससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेटे बहुए गांव जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब गांव पहुंचते हैं तो अपनी माँ सरिता जी का व्यवसाय देखकर, उनका काम देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब बहू उमा बोलती है कि बुढ़िया, जब हम शहर जा रहे थे तो ऐसे हमारे आगे रो बिलख रही थी जैसे अभी मर जाएगी, और अब देखो कैसे जवान हुई बैठी है और कैसे चमक रही है और इतना काम फैला रखा है, इससे जाने कितना कमा रही होगी। बुढ़िया कर तो ऐसे रही थी जैसे हमारे बिना जान ही निकल जाएगी इसकी, और अब देखो कैसे अपना बिजनेस चला रही है। मैं तो कहती हूँ कि बुढ़िया के पैर पकड़ लो, आज कुछ काम आ जाएगी हमारे पीछे से। सरिता जी अब अपने बेटे बहुओं की ऐसी बातें सुन लेती हैं। तब वह बोलती हैं, अरे महारानियाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो मेरी। अब मैं तुम्हारे शहर आने जाने से तुम्हारे आगे पीछे नहीं बिलखती फिरूंगी और ना ही तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। मुझे मेरे पति का साथ प्यारा है और अपना काम प्यारा है, और जब उस दिन तुम गए थे तो मैं तुम्हारे आगे इसलिए रो रही थी, इसलिए गिड़गिड़ा रही थी क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। वह माँ की ममता थी जो तुम्हें रोक रही थी और तुम्हारे लिए तड़प रही थी, तुम्हारे लिए रो रही थी, लेकिन तुम लोगों को मेरी कद्र ना हुई। तुम लोगों ने उस अवस्था में मुझे अकेला छोड़ दिया, वह भी अच्छा किया, जीवन का एक नया पाठ सिखा दिया तुमने। तब युवराज और अभिषेक बोले, माँ हमें आपकी ज़रूरत है, हमें अपना कारोबार चलाना है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए थे। तब सरिता जी बात को बीच में काटते हुए बोली, अच्छा आज 3 साल बाद तुम गांव आए हो और वह भी तुम्हें लालच खींच लाया है, यहाँ तक पैसों के लिए पैसे चाहिए तुम्हें। बीच में तुम्हें फ़ोन पर बात करने का भी समय नहीं था, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बने बैठे थे और अब यहाँ मुंह उठाए चले आए हो। पैसे मांगने के लिए धिक्कार है मुझे तुम जैसी औलाद पर। मुझे तुम जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगी। ना तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए पैसा है, ना समय और ना ही घर है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें मुझसे और ना ही तुम्हारे माँ बाबूजी का प्यार मिलेगा। अब तुमने सब खो दिया और तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद से मारी है। चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ और बात बनते ना देख। बड़ा बेटा अभिषेक रौब जमाते हुए बोला, क्यों चले जाएं, कैसे चले जाएं? आपकी इस प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार है, हम आपके बेटे बहू हैं, हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं इस सबको। और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। तब पत्नियां भी बोली, हाँ जी, हमारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ज़्यादा आनाकानी की तो दोनों बुढ़े बुढ़िया पर मानसिक उत्पीड़न का केस कर देंगे, दहेज लेने के केस में अंदर करवा दूंगी आप सबको, फिर सड़ते रहना दोनों बुढ़े बुढ़िया जेल में। हाँ यह सही कह रही हैं, हम
बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही करेंगे। बेटे भी साथ में हाँ मिलाते हुए बोले, हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। तब अरविंद जी जोरदार तमाचा अपने बड़े बेटे अभिषेक के गाल पर जड़ते हैं। तुम लोग बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ ही रहोगे, ज़्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता कोई इंसान पढ़ लिखने से, 4 किताबें पढ़ने से। तो उमा बोली, पिताजी आपको ज़रा शर्म नहीं आती अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए? बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है आपको अपने बेटे से बात करने की, और यह आपके बेटे से पहले अब मेरे पति हैं, इन पर मेरा अधिकार है। यह सुनते ही सरिता जी एक तेज चाटा उमा के गाल पर जड़ती हैं। शर्म नहीं आती बहू ससुर से जुबान लड़ाते हुए तुम्हें? खबरदार, जो मेरे पति का जरा भी अपमान किया तो जुबान खींच लूँगी तुम्हारी। सरिता जी का ऐसा साहस देख अरविंद जी की आंखों में चमक आ गई। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार आज सरिता जी ने किसी पर हाथ उठाया था। वह बहुत ही नरम दिल स्वभाव की औरत थी। बेटे, बहू, माँ, पिताजी का ऐसा रूप देखकर सन्न रह गए, उनके होश उड़ गए। तब सरिता जी बोली, बहू, मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें। यह जमीन जायदाद हमारी है, हम दोनों की है। हम जैसे चाहें वैसे रहें, इसलिए चुपचाप से जैसे आए तो वैसे निकल जाओ। किस मुंह से भिखारी की तरह अपना हक मांगने के लिए चले आए हो? माँ बाप तो तुम्हें बोझ जैसे लगते हैं, और उनकी संपत्ति धन दौलत बड़ी अच्छी लगती है। और क्या बहू, यह बार बार जो तुम बोलती हो, भाई को बुला लूँगी, भाई को बुला लूँगी, एक ही बात की रट लगाए रहती हो तुम। चलो तो आज फ़ोन लगाओ अपने भाई को और बुलाओ उसे अभी के अभी यहाँ, वरना तुम परेशान मत हो। आज मैं ही तुम्हारे भाई को बुला लेती हूँ। तभी अरविंद जी के दोस्त का बेटा कुछ पेपर्स लेकर वहाँ पहुँचा, और साथ में 2 पुलिस वाले भी वहाँ वर्दी पहनकर आए थे। वह पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि पूनम के भाई ही थे, जिसे देखकर पूनम अपने हित में फैसला चाहती थी। तब वो उसकी ओर बढ़ती हैं, लेकिन रितेश उसे बीच में ही रोक देता है। खबरदार पूनम, मुझे अपनी बातों में बहकाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं सब जानता हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ, और ना मैं किसी का भाई हूँ और ना कोई मेरी बहन है यहाँ पर। चिल्लाकर रौब जमाते हुए रितेश बोला। अपने भाई का ऐसा रूप देखकर पूनम हैरान रह गई और एक कोने में जाकर सिमट गई। अरविंद जी ने वह पेपर वकील को पकड़ाए और बेटे बहुओं को पढ़कर सुनाने के लिए कहा। तब वकील बोला कि बुढ़ापे में अगर बेटे बहू में से किसी ने भी इन पर जोर जबरदस्ती या जायदाद लेने की कोशिश की, इनकी जायदाद हड़पने की कोशिश की, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इन्हें टॉर्चर किया, तो पुलिस उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और जिसका भुगतान बहुत महंगा पड़ेगा। तब अरविंद जी पूरे स्वाभिमान के साथ बोले कि बेटा, भले ही तुमने कितनी ही डिग्रियां हासिल कर ली हों, पर दिमाग में आज भी तुम हमसे पीछे ही हो। 4 किताबें पढ़ लेने से तुम हमारे बाप नहीं बन जाओगे। अपने माँ पिताजी का ऐसा रूप देख बेटे बहू तो सख्ती में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे बात को सुलझाएं। और जब रितेश को अपनी बहन पूनम के बारे में पता चला तो जोरदार थप्पड़ उसने उनके मुंह पर मार दिया। तू घर पर भी ऐसे ही अपनी भाभियों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी और अब यही रवैया तू अपने सास ससुर के साथ कर रही है। पति को भी अपने जैसा ही बना रखा है। तेरी इसी हरकत की वजह से मम्मी पापा ने तेरी शादी इतनी जल्दी कर दी, लेकिन तू बदलेगी नहीं। खबरदार, अगर आगे से तेरे बारे में
कुछ भी सुनने को मिला या तूने अपने सास ससुर को तंग किया, परेशान किया तो समझ लेना तेरे मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और पुलिस की कार्रवाई जो होगी वह अलग से होगी। यह सुन पूनम का मुंह लटक जाता है, वह उदास हो जाती है, उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है। यह देखकर उसकी देवरानी उमा भी एकदम शांत हो जाती है। उसे भी अब समझ में नहीं आता कि वह क्या करे क्या नहीं, लेकिन बेटे और बहुएं सब शर्मिंदा थे और वह अपने माँ और पिताजी से माफ़ी मांगकर शहर को चले गए और उनके जीवन में अब धीरे धीरे बदलाव होने लगा था। वह अपने माँ बाप के साथ जो रवैया पहले करते थे अब वैसा नहीं करते थे। अब वह अपने माँ बाप का ख्याल रखते थे, साथ ही साथ उन्हें मिलने जाते थे और कई बार तो उन्हें शहर आने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वह अब आने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह तो अभी भी अपने बेटे और बहू से नाराज़ थे। सरिता जी और अरविंद जी को या तो समझ में आ ही गया था कि जब बड़े बेटे बड़े हो जाते हैं तो वह अपने माँ बाप को कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह भी खुशी थी कि चलो ठीक है बेटे बहू में कुछ तो सुधार हुआ। तो दोस्तों, सरिता जी ने और अरविंद जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।